क्लास 10 के इतिहास का संपूर्ण जो इतिहास पढ़ता है उसके 15 गो महत्वपूर्ण प्रश्न है। और याद रखिएगा क्लास 10 वाले बच्चे अगर ये 15 इतिहासों के प्रश्न पढ़ लेते हैं ना तो आपका इतिहास में जितना भी क्वेश्चन करता है सोशल साइंस में इतिहास का वो सारे प्रश्न लड़ जाएंगे। और इसके जो चांसेस है मात्र 100% नहीं लूंगा, 120% में इसकी गारंटी लूंगा। मात्र इतिहास के 15 गो महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे चैप्टर से छाटा गया है और ये सारे आपके प्रश्न लड़ जाएंगे। इसलिए सारे बच्चे क्लास 10 वाले इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेगा। चलिए देखते हैं हम लोग शुरू से अंत तक के चैप्टर का हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। देखिए तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, क्वेश्चनों को जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। लाइक करिए, अपने कुछ दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। देखिए बाबू सबसे पहली बात समझिए, पहला क्वेश्चन आपका विश्व बाजार किसे कहते हैं। और ये वेरी इतना इंपॉर्टेंट है, कह नहीं सकते एकदम अइबे करेगा ये 15 क्वेश्चन, देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए विश्व बाजार किसे कहते हैं, ये पहला क्वेश्चन आपका है। अभी ये कई बार क्वेश्चन किया है भैया विश्व बाजार क्या है। देखो वह बाजार जहां विश्व के सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध होती है उससे विश्व बाजार कहते हैं। एकदम सिंपल अपने भाषा में लिखा गया कि ऐसा बाजार जहां पर आम लोगों के सामान खरीदने की सारी वस्तुएं मौजूद होती है, वैसे बाजार को कौन सा बाजार कहते हैं, विश्व बाजार कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए दूसरा प्रश्न आपका है राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद क्या है, तो राष्ट्रवाद क्या करती है, एक लोगों को जोड़ कर रखने की भावना रखती है, इसी को बोलेंगे। देखो वह भावना जो सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता का वाहक बनती है उसे हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, और तीसरा प्रश्न आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीसरा प्रश्न बोला है जेनेवा समझौता कब और किनके बीच हुआ। जेनेवा समझौता कब और किनके बीच हुआ, तो आंसर देखिए एकदम सिंपल, 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में जेनेवा में हिंद चीन की समस्या पर वार्ता हेतु सम्मेलन बुलाया गया जिन्हें जेनेवा समझौता कहते हैं। जिसे कौन सा समझौता कहते हैं, जेनेवा समझौता। यानी जेनेवा समझौता क्या है, तो 1954 में हिंद चीन की समस्या के लिए जेनेवा पर बातचीत हुआ, जेनेवा के लिए सम्मेलन बुलाया गया। कहां बुलाया गया, तो जेनेवा में सम्मेलन बुलाया गया था, इसी कारण से इसका नाम जेनेवा समझौता पड़ गया। देखो जेनेवा समझौता ने पूरे वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया। जो जेनेवा समझौता हुआ था वो पूरे वियतनाम को कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया। जैसा कि उत्तरी वियतनाम साम्यवादियों का समर्थन में चला गया और दक्षिणी वियतनाम जो था वो अमेरिका के समर्थन में चला गया, ठीक है ना। एकदम सिंपल भाषा अपने भाषा में लिखा गया, कहीं आपको रटने की आवश्यकता नहीं, एक बार पढ़ लेके याद हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न क्या है। चौथा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए चौथा प्रश्न बोला मेटरनिक युग क्या था। मेटरनिक युग क्या था, चाहे पूछेगा मेटरनिक युग किसे कहते हैं, कई बार पूछा है। तो याद देखिएगा 1815 से लेकर 1848 तक के काल को 1848 तक के काल को यूरोप में मेटरनिक का युग कहा जाता है। अगर यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप में 1815 से लेकर 1848 तक के काल को कौन सा युग कहा गया, मेटरनिक युग कहा गया। देखो 1815 ईस्वी में एकत्रित वियना कांग्रेस का नेतृत्व, कहने का मतलब क्या है, देखिए 1800 ध्यान दीजिएगा क्या 1815 में एकत्रित जो वियना कांग्रेस का नेतृत्व था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक नहीं किया था, जो घोर प्रतिक्रियावादी था। यानी 1815 से लेकर 1848 तक के काल को मेटरनिक युग कहते हैं। और मेटरनिक क्या था, तो घोर प्रतिक्रियावादी था जो 1815 में एकत्रित वियना कांग्रेस का नेतृत्व किया था वो, ठीक है ना। वो क्या था, एक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ठीक है। तो इस तरह से चौथा प्रश्न आपको समझ में आ गई। अब पांचवा प्रश्न देखिए जरा सा, पांचवा प्रश्न आपका क्या बोला, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। बोल रहा है जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी। जर्मनी जो था उसकी एकीकरण की बाधाएं क्या थी, तो याद रखिएगा जर्मनी के एकीकरण की निम्न बाधाएं थी। पहला ऑस्ट्रिया का प्रतिक्रिया यानी ऑस्ट्रिया का प्रतिक्रियावादी शासन, ठीक है ना। दूसरा जर्मनी में पिछड़ी हुई राजनीति। तीसरा का राजनीतिक दलों में एकता का अभाव। चौथा जर्मनी के राज्यों में आपसी प्रतिस्पर्धा। और पांचवा ऑस्ट्रिया तथा प्रसा की आपसी शत्रुता। यानी ये 5 कारण थे, समझिए किसका, जर्मनी के एकीकरण की 5 बाधाएं थी। और बाधाएं तो ये भी थी कि ये देखो जर्मनी की बहुत सारे क्षेत्र ऑस्ट्रिया का भी गुलाम था। जर्मनी में अपना हस्तक्षेप ऑस्ट्रिया जमा लिया था। जर्मनी की शासन व्यवस्था भी कमजोर थी, राजनीति में पिछड़ा हुआ था, उसका राजनीतिक दल भी कमजोर था। तो ये 4-5 उसकी क्या थी, बाधाएं थी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न अब देखते हैं, छठा प्रश्न क्या है और वेरी इंपॉर्टेंट छठा प्रश्न है, पांडुलिपि क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है। क्या क्वेश्चन है, पांडुलिपि क्या है और इसकी क्या उपयोगिता है। देखिए पांचवा प्रश्न कितना, छठा प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में लड़ जाएंगे, बोल नहीं रहा हूं, इस बार इतिहास का एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, 100% हम गारंटी लेकर चलते हैं। बस इतना ही प्रश्न आपको पढ़ना है। तो पांडुलिपि क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है।
इसका आंसर लिखेंगे छापखाना के प्रचलन से पहले हाथ से लिखकर चीजों को संग्रहित करना ही पांडुलिपि कहलाती है। यानी पांडुलिपि का मतलब हाथ से लिखे हुए चीजों को अगर संग्रहित करे तो पांडुलिपि कहलाएगी। इन्हें सचित्र और सजिल भी बनाया जाता था। सचित्र का मतलब चित्र के माध्यम से, और जिल भी उस पर चढ़ाया जाता था, बनाया जाता था। किस पर? पांडुलिपि पर। पांडुलिपि से लोग ज्ञान अर्जित करते, चाहे ज्ञान प्राप्त करते थे, तथा युगों युगों तक इसे संजो कर देश की संस्कृति एवं सभ्यता को उन्नत बनाते थे। यानी कहने का मतलब पांडुलिपि की पूछा उपयोगिता, तो उपयोगिता यही कि इससे हमारे देश की संस्कृति और देश की सभ्यता जीवित रहती थी, ठीक है ना। इसके हमारे आने वाला पीढ़ी जो है वो सब पढ़ेगा लिखेगा और हमारे पूर्वजों के बारे में जानेगा कि हमारे पूर्वज कैसा थे। अगला देखिए 7वां प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गिरमिटिया मजदूर कौन थे, इन्हें विशेषकर किन कार्यों में लगाया जाता था? यानी गिरमिटिया मजदूर कौन थे, इन्हें विशेषकर किन कार्यों में लगाया जाता था, ये आपको बतानी है। तो चलिए देखो, गिरमिटिया मजदूर एक ऐसा मजदूर था जिन्हें गुलाम बनाकर लाया जाता था एक समय के लिए काम करवाने के लिए, ठीक है ना। ऐसा मजदूर जिन्हें एक निश्चित समझौते द्वारा एक निश्चित समय के लिए अपने शासित क्षेत्रों में काम करने के लिए लाया जाता था, उन्हें गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। इन्हें नगदी फसलों जैसे गन्ना के उत्पादन में लगाया जाता था, नील की खेती में लगाया जाता था। तो इस तरह से आप इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं गिरमिटिया मजदूर का, ठीक है बाबू। आगे बढ़ते हैं, आगे 8वां प्रश्न देखेंगे अब जरा सा। 8वां प्रश्न देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल भाषा में लिखा गया। 8वां प्रश्न है कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? 1848 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था उसके क्या कारण थे? तो आंसर लिखना 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण इस प्रकार थे। पहला कारण क्या था? लुई फिलिप की नीति की असफलता। दूसरा का कारण था मध्यम वर्ग का शासन पर अप्रभाव, और तीसरा था राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव, और पांचवा था समाजवाद का प्रसार। चौथा था ये 4 कारणों से जो था ना 1848 की फ्रांसीसी कारण समझिए अपनी होने का काम हुआ था, ठीक है ना। तो पूछिए क्वेश्चन कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, तो इन चीजों को आपको लिख देना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। आगे प्रश्न पढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न, कितना बढ़िया प्रश्न है, कितना मजेदार प्रश्न है, सारे बच्चे एकदम 1 से 2 सेकंड में समझ जाएंगे। रटना नहीं, एक बार देख लेना है, पढ़ लेना है, सब दिमाग में बैठ जाएगी। देखो 9वां प्रश्न, रॉलेट एक्ट क्या है? रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? अब इसका आंसर लिखेंगे, अंग्रेजी सरकार ने 25 मार्च 1919 को एक अधिनियम पारित किया जिसे रॉलेट एक्ट कहते हैं। इस अधिनियम के अनुसार किसी भी भारतीय को बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील के किसी भी समय चाहे कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता था। यानी कहने का मतलब रॉलेट एक्ट जो था इसको काला विधेयक चाहे काला कानून कहा गया। गांधी जी ने इसे काला कानून कहा था और इसका जमकर विरोध हुआ था। इसका क्या होता है? जमकर विरोध हुआ था। कब? तो ये 25 मार्च 1919 को पारित किया गया था, अंग्रेजी सरकार द्वारा पारित किया गया ताकि भारतीयों के अधिकार को छीना जा सके, ठीक है। अब देखिए अंतिम प्रश्न है, भले 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न आपका है, दांडी यात्रा के क्या उद्देश्य थे? दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य? तो पता ही है कि गुजरात में दांडी है, ठीक है। कई बार पूछता है दांडी कहाँ स्थित है? गुजरात में। तो दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य था निमक बनाना, निमक बनाकर अंग्रेज का जो निमक कानून था उसको तोड़ देना, ठीक है ना। देखिए आंसर क्या लिखेंगे, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी से की थी। दांडी यात्रा का उद्देश्य समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना था। यानी समुद्र तक पहुंचकर इन्होंने क्या किया? नमक बना दिया और नमक कानून का उल्लंघन कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका 10 प्रश्न हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न क्या है आपका? बताया था 15 को प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ही नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वां प्रश्न है, यूरोपीय इतिहास में घेटो का क्या अर्थ है? यूरोपीय इतिहास में घेटो का क्या अर्थ है? तो आंसर लिखेंगे, घेटो शब्द का व्यवहार यूरोपीय शहरों में यहूदियों की बस्ती के लिए किया गया, परंतु वर्तमान में यह विशेष धर्म, प्रजाति, जाति या सामान्य पहचान वाले लोगों के एक साथ रहने वाले स्थान को इंगित करता है। यानी जो घेटो शब्द, इसी का आपको बताना है कि यूरोपीय इतिहास में घेटो का क्या अर्थ था। तो घेटो का यही अर्थ था कि यहूदियों की बस्ती के लिए घेटो का प्रयोग किया जाता था, लेकिन आज यह किसी जाति, किसी प्रजाति और सामान्य परिवेश में रहने वाले लोगों के एकता को, चाहे उसके स्थान को दिखाने का काम करती है, इंगित करने का काम करती है, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या है? 12 नंबर प्रश्न है, रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। जो रूसी क्रांति थी उसके 2 कारणों का आपको वर्णन करना है। तो रूसी क्रांति के 2 कारण इस प्रकार है। पहला, मजदूरों की दयनीय स्थिति। तो मजदूरों की दयनीय स्थिति के बारे में क्या लिखेंगे? तो रूस में मजदूरों से अधिक काम कराया जाता था लेकिन मजदूरी कम दी जाती थी, जिसके कारण मजदूरों ने आंदोलन शुरू कर दिया, ठीक है ना। दूसरा कारण क्या था? औद्योगिकीकरण की समस्या। मतलब मशीन स्थापित कर दिया गया और उसके बाद उसमें काम जबरदस्त कराया जा रहा था लेकिन पैसा नहीं दिया
जा रहा था, लोगों का शोषण किया जा रहा था, जिसके कारण से लोगों ने विद्रोह किया। देखिए रूस में बढ़ते औद्योगिक कंपनियों ने लोगों का शोषण करना शुरू कर दिया, जिसके कारण लोगों में असंतोष पैदा हो गया। ठीक है, लोगों में क्या होगा, असंतोष पैदा हो गया और लोगों ने क्या किया, क्रांति कर दिया। तो रूस की क्रांति के दो कारण थे, एक मजदूरों की दयनीय स्थिति और दूसरा का औद्योगिकीकरण की समस्या। कारण तो बहुत ज्यादा थे, लेकिन दो ही लिखने के लिए बोला गया, इसी कारण से दो लिखा गया। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। आगे 13 नंबर प्रश्न क्या है? 13 नंबर प्रश्न बाबू क्या है? बाबू 13 नंबर प्रश्न क्या है? ध्यान से देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या है, इसको देखी जाए, इसको देखी जाए। ठीक है ना, देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या है, बोला पूंजीवाद क्या है? क्या पूंजीवाद क्या है? आंसर लिखेंगे, वह व्यवस्था जिसमें निजी संपत्ति तथा निजी लाभ की अवधारणा को बढ़ावा दी जाती है, उसे पूंजीवाद कहते हैं। पूंजीवाद में धनी मनी लोग आते हैं, तो धनी मनी लोग निजी संपत्ति को इसमें बढ़ावा दी जाएगी, निजी लाभ की अवधारणा को बढ़ावा दिया जाएगा, उसे पूंजीवाद कहते हैं। यह सार्वजनिक क्षेत्र में विस्तार एवं आर्थिक गतिविधियों में सरकारी हस्तक्षेप का विरोध करती है। मतलब कह लीजिए कोई निजी संपत्ति है, पर सरकार जाकर कोई बवाल नहीं कर सकती, कोई चीज स्थापित नहीं कर सकती है, क्योंकि वो पूंजीवाद लोगों का होता है। पूंजीवाद लोग मतलब जो धनी मनी लोग होते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या है? बोले 14 नंबर, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? तो बोल सकते हैं समाज का वह वर्ग जिसमें गरीब, मजदूर, कृषक, श्रमिक और आम गरीब लोग शामिल हो, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। सर्वहारा का मतलब सभी तरह से उसमें हरा भरा लोग होंगे, सभी तरह से हरे भरे लोग होंगे। ठीक है ना, वो सर्वहारा वर्ग हो गया। आगे देखते हैं अंतिम प्रश्न, देखिए इतिहास का ये सबसे अंतिम प्रश्न है। क्या अंतिम प्रश्न है? अंतिम प्रश्न आपका ये बोल रहा है कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? आंसर आंख मूंद के लिखेंगे, इटली जर्मनी का एकीकरण ऑस्ट्रिया के कुछ शर्त पर हुआ, क्योंकि इटली और जर्मनी के अधिकांश राज्यों पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। ऑस्ट्रिया को इटली और जर्मनी से बाहर करके ही दोनों का एकीकरण संभव था। दोनों राष्ट्रों ने ऑस्ट्रिया को बाहर निकालने के लिए विदेशी सहायता लेने का काम की। देखो इटली और जर्मनी में बताने की ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी, तो ऑस्ट्रिया जो था ना, इटली और जर्मनी के बहुत क्षेत्रों को गुलाम बना कर रख लिया था, जिसके कारण से इटली और जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पा रहा था। तो दोनों जो इटली और जर्मनी थी, ये क्या हो गया, इटली और जर्मनी जो थी ये एकीकरण के लिए विदेशी सहायता मतलब बाहरी जो आक्रमणकारी थे उनसे सहायता लेने का काम की। तो इस तरह से आपका ये 15 गो जो है ना इंपॉर्टेंट इतिहास के प्रश्न हो गए। कितने हो गए बाबू? 15 गो। 15 गो एकदम याद रखिए, जितना भी आपका लघु उत्तरीय प्रश्न करता है ये सारे प्रश्न आपके इसी के बीच में आएंगे। अब इतिहास का आपको एक भी प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जो बच्चे इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई बात नहीं है। अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, 76 450 29 149। ये केवल व्हाट्सएप नंबर, इससे फोन नहीं लगेगा, केवल आप व्हाट्सएप से मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों का नोट्स लेकर आप बढ़िया से तैयारी करिए और ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में इस बार लड़ जाएंगे। ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। बस एक काम आप लोग कर दीजिएगा कि इस वीडियो को जितना हो सके सभी दोस्तों के पास अपने शेयर करिए, बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कराइए। जय हिंद।